हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन एकदम फ्री में मिलता है। जहां पर आपको क्लास 10 से लेकर 12 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम फ्री में यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ एग्जामिनेशन तक आपका कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। तो एक बार अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है यहाँ के लाइव सेशन के थ्रू। साथ ही साथ लाइव सेशन डेली चल रहे हैं मैथ क्लासेस की 11th और 12th के, तो शाम में भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा, तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में तुम्हें बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का। एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप्स देखा था, उसी में ये चौथा टाइप हमें देखने को मिल रहा है। एक था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये है फोर्थ पार्ट जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है माइंड में कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। यहां तक कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही लेकर सारे के सारे माइंड में कंफ्यूजन होता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आज के क्लासेस में तुम्हें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग लास्ट वाले पार्ट में करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो 1 मिनट 23 सेकंड हो चुका है, चलो फटाफट से आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले कुछ सिंपल टर्म्स जो है वो तुम्हें समझना होगा। सबसे पहला टर्म्स है दैट इज डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है इसको तुम सिंपल फॉर्म में समझने का ट्राई करोगे। डिफ्यूजन क्या होता है? द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सर कुछ समझ नहीं आया सर, एक एग्जाम्पल से हमें बता दो। देखो सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है ना, एक तुम्हारे पास ऐसा कंटेनर है सपोज, है ना, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के बीच में तुमने एक मेम्ब्रेन लगा रखा है। क्या लगा रखा है बताओ? मेम्ब्रेन लगा रखा है। सर कौन सा मेम्ब्रेन लगा रखा है हमने? वो अलग अलग मेम्ब्रेन जो है वो हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग मेम्ब्रेन तुम्हारा हो सकता है। इस मेम्ब्रेन में एक तरफ तुमने एक सॉल्यूशन रखा, है ना, एक सॉल्यूशन रखा, और इस मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ तुमने दूसरा सॉल्यूशन रखा, है ना, दूसरा सॉल्यूशन रखा। सपोज कर लो कि ये जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज कर लेते हैं कितना होता है C1, और इधर जो रखा हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन है सपोज कर लो C2। कितना है कॉन्सेंट्रेशन इसका? तो सपोज कर लो C2। इधर का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इधर का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और ये जो बीच में लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होता क्या है सर, ये तो आप हमें बता दो। देखो मेम्ब्रेन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने अंदर जाने देता है, कुछ पार्टिकल्स को ही फ्लो करने देगा, या तो सॉल्यूट को फ्लो करने देगा या फिर सॉल्वेंट को फ्लो करने देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम लोग मार्केट में गए होगे सब्जी खरीदने, तो सब्जी खरीदने में देखे होगे कि जब सब्जी ऐसे थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा देर तक रखा जाता है, सूख जाता है, तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। ऐसे ऐसे देखा होगा कि पानी उसके ऊपर छिड़का जाता है। तो पानी छिड़कने से मेनली क्या होता है, अब वो बेहोश तो नहीं पड़ी होती है सब्जी, है ना, उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है कि जो सब्जी है सपोज कर लो लौकी, है ना, लौकी का जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है वो सिंपल फॉर्म में क्या करता है, कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने अंदर मूवमेंट कर देना। उसी में से एक होता है वाटर, है ना। वाटर को अगर तुम ऐसे छिड़काव करते हैं तो वाटर को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को फ्रेश कर लेता है, क्योंकि उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो इंक्रीज कर गया। सेम केस यहां पर भी है कि एक तरफ हमने क्या लगा है, C1 कॉन्सेंट्रेशन लिया है, दूसरे तरफ दूसरा सॉल्यूशन लिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, दैट इज C2 कॉन्सेंट्रेशन, और बीच में हमने लगा रखा है मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन लेंगे हम लोग, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे पास कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। क्या है? C1 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू C2, ये हमें दिया हुआ है। अब C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसके कंपेयर में। सर कॉन्सेंट्रेशन को किस टर्म से समझते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग समझते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में। मेनली कॉन्सेंट्रेशन को किसमें समझा जाता है? मोलैरिटी के टर्म्स में। ये भी क्या होगा? दैट इज मोलैरिटी होगा। क्या होगा? मोलैरिटी होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को मेनली मोलैरिटी के टर्म्स में ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब इसका मोलैरिटी जानना होने का मतलब क्या है? इसका मोलैरिटी जानने का ज्यादा होने का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे।
इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और C2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऐसा कंडीशन ले रखा है। तुम चाहो तो इसका अपोजिट कंडीशन भी लेकर कर सकते हो, फिलहाल हम लोग इस कंडीशन से बात कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होगा और यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, कम होगा। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो ज्यादा क्या होगा बताओ, अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉरी ज्यादा है तो कम क्या होगा, तो सॉल्वेंट यहां पर कम होगा, सॉल्वेंट यहां पर कम होगा और यहां पर सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। अब समझना कि डिफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है। डिफ्यूजन कहने का मतलब है कि नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो नेट मूवमेंट होता है किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इधर जाता है या इधर जाता है, तो देखो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड ज्यादा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट किधर से होगा, तो नेट मूवमेंट जो है इधर से इधर की तरफ होगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके लिए होगा, तो ये होगा सर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए होगा, तो सर सॉल्वेंट के लिए ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बस यही है तुम्हारा डिफ्यूजन, कि जो नेट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ होता है। या दूसरे फॉर्म में अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर इसी चीज को सॉल्यूट के टर्म्स में बोले तो सॉल्यूट का टर्म्स इधर क्या है, कम है। यानी कि सॉल्यूट के टर्म्स में जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से है, वहां से क्या कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ वो मूवमेंट कर रहा है। कौन सा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कौन, तो सॉल्वेंट पार्टिकल। समझ गए क्या होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। फटाफट से इसको नोट कर लो तुम, कर लिया नोट, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं डिफ्यूजन का टर्म्स, आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता ऑस्मोसिस क्या होता है, जिनका थोड़ा बायो बैकग्राउंड होगा वो तो इसको समझते होंगे ऑस्मोसिस क्या होता है ना। बस वही चीज हमें यहां पर पढ़ना है, देखना ध्यान से। ऑस्मोसिस क्या होता है कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या मतलब हुआ सर, इसको भी आप थोड़ा बताओ अच्छे से हमें थोड़ा। ठीक है, देखो ये अगेन हमने एक कंटेनर लिया है, क्या लिया, कंटेनर लिया है, जिसके बीच में हमने लगा रखा है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा रखा है बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हो गया, वहां पर क्या था, मेम्ब्रेन था। यहां पर क्या है, यहां पर जो हम लोग लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगाने वाले हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। ये हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ इधर में एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और दूसरा सॉल्यूशन हमारा इस साइड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज कर लो C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज कर लो कितना है, C2 है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 है। इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2। अगेन कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन क्या है सर, कंडीशन वही है जो पिछले वाले में देखा था कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। C1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2, यानी कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सर इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि इधर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और इधर सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। या फिर दूसरे टर्म्स में आप बोल सकते हो, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर आपका सॉल्वेंट जो होगा वो कम होगा और इधर जो होगा वो इधर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा।
इधर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्यूट इधर ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम, इधर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल फॉर्म में यही हमारे पास यहां पर टर्म्स है। सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, कभी कभी एग्जांपल पूछा जाता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल बताइए कि क्या होता है। तो आ जाओ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझते हैं, उसके बाद फिर से समझते हैं कि ये ऑस्मोसिस है ना वो होता क्या है। ठीक है, आ जाओ हम लोग लिखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, SPM। ठीक है, अब चलो समझते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, कैसा होता है, एक होता है नेचुरल जिसको बोलते हैं नेचुरल SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा होता है, तो याद रखना ये होता है गोट ब्लैडर, क्या होता है, गोट ब्लैडर एंड गोट ब्लैडर एंड पिग ब्लैडर। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, आप एग्जांपल तो हमें बता रहे हो बट ये नहीं बता रहे हो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक टाइप का मेम्ब्रेन था, वहां पर मेम्ब्रेन क्या था, सेलेक्टेड पार्टिकल्स को मूवमेंट कर देना था, या तो सॉलिड पार्टिकल्स या तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेम तरीके से ये हमारा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है एक्चुअल में हाफ है ना, परमिएबल मतलब अपने से फ्लो होने देगा मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वो क्या करेगा, सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही क्या करेगा, अपने से मूवमेंट करने देगा है ना। जैसे आपने मेम्ब्रेन में देखा था ना, तो वो पार्टिकल्स को मूवमेंट जो है आराम से करने देगा, यहां पर सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही मूवमेंट कर देगा। अगर वाटर का मूवमेंट करता है तो केवल और केवल वाटर का ही मूवमेंट वहां पर करने देगा। उसी टाइप्स के मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे गॉट ब्लैडर होता है और पिग ब्लैडर होता है ना, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, नेचुरल SPM है। सर कुछ आर्टिफिशियल भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, आर्टिफिशियल SPM भी होता है, आर्टिफिशियल SPM भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन। बस याद रखना नाम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलोफेन, इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन है ना। या फिर एक एग्जांपल इसका होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड है ना, ACU2 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये है तुम्हारा, यहां पर भी कर देना इसको एक्सेट्रा और यहां पर भी तुम कर देना इसको एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे का सारा एग्जांपल है आर्टिफिशियल SPM का, और ये है तुम्हारा नेचुरल SPM। SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वैसा मेम्ब्रेन है जो कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देगा, बाकी किसी पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूं, 13 मिनट 9 सेकंड हो चुके हैं। चलो अब आगे चलते हैं और एक बार फिर से समझते हैं कि ये ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यहां पर भी नेट मूवमेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होगा वो कहां से होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कहां पे है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यहां से यहां मूवमेंट होगा, यहां से यहां मूवमेंट होगा, यहां से यहां मूवमेंट होगा, लेकिन किसके थ्रू, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सर क्या इधर से इधर मूवमेंट नहीं होगा, होगा, इधर से इधर मूवमेंट होगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा, जो नेट मूवमेंट होगा वो इधर से इधर होगा। यानी कि जो तुम्हें दिखाई देगा वो तुम्हें दिखाई देगा इधर से इधर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। आखिर इधर अगर पास कर रहा है तो जाएगा तो इधर से इधर भी, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो इधर होगा। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रहा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑस्मोसिस। तो हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आ जाओ उसी को समझते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, हाँ अब आ जाओ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है समझना अच्छे तरीके से, एक एग्जांपल के बेसिस पे, फिगर के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम सिंपल सा है भाई, अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगेन हमने एक बना लिया है बीकर, एक बना लिया है क्या, बीकर बना लिया है। इसके बीच में क्या होगा सर, इसके बीच में होगा SPM,
एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये हमने बना लिया एसपीएम। एसपीएम इसको लिख देते हैं नाम एसपीएम, ठीक है। अब दो कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक इधर होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन इधर है, एक कॉन्सेंट्रेशन इधर है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C1 दिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तुम्हें C2 दिया हुआ है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है C2 है, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया हमने इसको, है ना, इसको हमने ऐसा कुछ क्लोज कर दिया, है ना। यहां पर भी हमें कंडीशन दिया है, वही कंडीशन जो हमने अभी लिया था कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू C2, एज कंपेयर टू C2। अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2, इसका मतलब यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होंगे। इसी के जस्ट अपोजिट इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और इधर क्या होंगे, सॉल्यूट तुम्हारे कम होंगे, सॉल्यूट तुम्हारे क्या होंगे, कम होंगे, सॉल्यूट तुम्हारे क्या होंगे, कम होगा। अगर तुमने ये केस ले रखा है कि C1 का कॉन्सेंट्रेशन C2 से ज्यादा है, तो ये अगर हमने कंडीशन ले रखा है तभी ये सारा का सारा लेगा। अगर अपोजिट कर दोगे तो फिर ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये तो हमें बताओ कि क्या होता है। देखो अभी तक तुमने क्या समझ रखा है अभी तक तुमने समझ रखा है कि जो नेट मूवमेंट होता है किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो किधर से होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इधर से इधर की तरफ होता है जो नेट मूवमेंट होता है। किसका नेट मूवमेंट होता है, दैट इज सॉल्वेंट पार्टिकल का, किसका, दैट इज सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होता है वो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ठीक है, समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। अब क्या बताना चाहते हो आप, ये हमें बता दो। देखो अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ना जो हो रहा है वो इधर से इधर की तरफ नेट मूवमेंट हो रहा है, नेट मूवमेंट क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ हो रहा है, तो इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो इधर का प्रेशर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। भाई अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है। सॉल्वेंट अगर बढ़ता जाएगा तो हमें क्या करना है कि एक प्रेशर अप्लाई करना है इसके ऊपर, क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करना है। क्या किया हमने, एक प्रेशर अप्लाई किया, इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया कि ये पिस्टन जो है जो ऊपर जाने का चाहिए था वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी जो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर से इधर हो रहा था, हमने इधर से एक ऐसा प्रेशर लगाया कि ना तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर आ पाए, समझे। यानी कि इधर से हमने प्रेशर लगा दिया, पहले सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर जाना चाहता था, इधर का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, हमने यहां से एक मिनिमम प्रेशर लगाया जिसके कारण सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर मूवमेंट ना कर पाए। वही जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम डेफिनेशन पढ़ो तो तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगा। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड सो दैट द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज जीरो, नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या, जीरो। और ये जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए भाई तुम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, समझ गए तुम, एकदम तुम्हें पता चल गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में बोलते किसको है। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार तुम नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, है ना, कि फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, है ना। तो आ जाओ लिख लेते हैं हैशटैग फॉर्मूला, हैशटैग हैशटैग, ओ भाई लिख रहा जा, हैशटैग फॉर्मूलाज, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, आ जाओ एक एक करके हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, फॉर्मूला क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पाई, वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। उसके साथ साथ पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इसको इक्वेशन सेकंड बना दो, ठीक है। पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। देयरफॉर पाई, अगर तुम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, है ना, क्या कर लेते हो, मिक्स कर लेते हो, तो लिख दोगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। क्या हो जाएगा, पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सी और टी के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, सी और टी के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू का साइन आएगा। यहां से कांस्टेंट आता है आर, क्या आता है, कांस्टेंट आर आता है। तो पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास सी आर टी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ये जो है वो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। सर सब कुछ बता दो कि क्या है। पाई जो है वो तुम्हारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है तुम्हारा, बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आर क्या है सर, आर है तुम्हारा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट सर, कांस्टेंट है तो कुछ तो वैल्यू होगा, बिल्कुल होता है इसका वैल्यू, याद रखना 8.314 है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। उसके साथ साथ होता है 0.083, 0.083, है ना। ये होता है बार, लीटर बार, है ना, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। उसके साथ साथ एक और वैल्यू होता है हमारे पास, और वो वैल्यू होता है 0.0821, 0.0821। ये होता है लीटर एटीएम, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, है ना। ये सारे के सारे अलग अलग यूनिट है ना। जैसे ये जूल में है, ये लीटर बार में है, ये लीटर एटीएम है, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, है ना। तो ये सारे का सारा यूनिट होता है, बस याद रखना। और टी जो होगा वो टेम्परेचर होगा, टी जो होगा, यहां पे लिख दे रहा हूं, टी जो है वो हमारा क्या, टेम्परेचर है। दिख रहा है, क्लियर, क्लियर दिख रहा है क्या, एक बार देख लेता हूं मैं, क्लियर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है क्लियर। एक बार फटाफट से तुम इसको नोट डाउन कर लो, है ना। 21 मिनट 45 सेकंड के अप्रॉक्स अभी चल रहा है टाइमिंग, ठीक है। हो गया, कर लिया नोट, कर लिया नोट, हो गया, चलो अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, जहां पर सी जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन होगा। सी को हमने डिफाइन नहीं किया है, क्या नहीं किया है, कोई बात नहीं, सी को भी डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जगह है, बिल्कुल यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, सी इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम लोग किसके टर्म्स में लेते हैं, मोलैरिटी के टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम लोग लेते हैं मोलैरिटी, कैपिटल एम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। आ जाओ इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट से, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और लास्ट स्लाइड है हमारा, है ना। इसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, एकदम आराम से देखना। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो तुम हवा में उड़ा दोगे भाई। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो गया ना, ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो गया, इसको भी अगर तुम चाहो ना, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, इसको भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास क्या है ना, पहले लिख लेते हैं उसको, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाई इक्वल्स टू क्या है, सी आर टी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को तुमने लिखा है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, तो इन लीटर, इन क्या, लीटर, इन लीटर, इनटू आर, इनटू का टी, इनटू आर और इनटू का क्या, टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। एन बी इंटू आर इंटू टी। अब देखो पाई इक्वल्स टू, यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास, ठीक है, ये आर इंटू टी लिख दिया। ये ऊपर था क्या, नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में हुआ, सपोज करो कि ये ml में हुआ, तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला। अगर तुम एनसीईआरटी में देखो तो यही फॉर्मूला हमें मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ जो अभी प्रीवियस फॉर्मूला हमने लिखा था वो भी हमने वहां पर देखा था। अब प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट तो तुम जानते ही हो भाई। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है एटीएम होता है, बार होता है, पास्कल होता है ना, पास्कल होता है, mm ऑफ hg होता है ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इसके यूनिट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला बस याद रखना। इसी के बेसिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो एक एक करके आराम से देखना कि क्या तुम्हें दिया हुआ है। देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है कितना, दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 क्या सेंटीमीटर क्यूब।
इतना तुम्हें वॉल्यूम दिया है। जितना सेंटीमीटर क्यूब दिया रहता है वही ml में इसका वैल्यू होता है। क्या होता है? ml में इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो ज्यादा मोटा दिख रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपको दिया जितना सेंटीमीटर क्यूब है वही वैल्यू जो होगा उसका ml में होगा। ऑफ अ प्रोटीन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना? 1.26 ग्राम। कितना दिया है मास ऑफ सॉल्यूट? तो ये दिया है 1.26 ग्राम। ठीक है, ठीक है। प्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता कि कितना है। चलो आगे देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट इतना टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। कितना दिया है? 300 केल्विन इज फाउंड टू बी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें दिया है, वही ना ऑस्मोटिक प्रेशर सच अ सॉल्यूशन, है ना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, कितना दिया है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार, है ना, -3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। चलो ठीक है, अच्छी बात है, निकाल देंगे इसको, हम लोग निकाल देंगे। पाई का फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा था। पाई का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था? दैट इज WB इंटू R इंटू T इंटू का 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इन क्या? ml। यही तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद है क्या? याद है क्या? यही फॉर्मूला पढ़ रखा है ना तुमने। एक सेकंड, है ना। WB इंटू R इंटू T इंटू 100 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इन क्या? मिलीलीटर। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर लिया। आ जाओ सारा वैल्यू पुट करते हैं। जैसे पाई का वैल्यू हमें दिया है कितना? 2.57, तो आ जाओ यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्या? -3। WB हमें गिवन है क्या? तो WB देखो दिया है 1.26 इंटू R का वैल्यू बार में चाहिए हमें। R का वैल्यू किस में चाहिए? बार में चाहिए। R का वैल्यू क्योंकि प्रेशर बार में दिया हुआ है तो R का वैल्यू बार में कितना होता है? 0.083। चलो पुट कर लो, पुट कर लो, कितना हो जाएगा? 0.083 इंटू टेम्परेचर हमें दिया है केल्विन में कितना? 300 इंटू 1000 है तो 1000 कर लिया, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही तो सर चाहिए सर, यही तो हमें चाहिए मोलर मास। एक सेकंड, यही तो हमें चाहिए ना। क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है? मोलर मास ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ही यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में दिया है कितना? 200। कितना दिया है? 200। 200 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। इसको तुम पकड़ के इधर लाओ, इसका कान पकड़ के इधर लाओ, कितना होगा? है ना, MB इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। कर सकते हो ना? कर सकते हो ना। MB इज इक्वल टू MB को इधर ले गया, इसको इधर लाया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इसको लिख दूं 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, है ना, 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्या? -3। ठीक है, ठीक है। अप्रॉक्स में ला दूं कि पूरा आंसर ला दूं? कैलकुलेटर यूज कर ले क्या? कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि इतना मल्टीप्लाई, ऐसे तुम इसको 2 बार में डिवाइड कर सकते हो बट अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, है ना, बना लेते हैं हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से। क्या है? 1.26 इंटू 0.083, है ना, इंटू 300 तो ये हो जाएगा कितना? 31.3374 डिवाइड बाई इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाई, हम पूरा डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाई कितना है? 2.57 12.20। ठीक है, इसको डिवाइड करना है क्या? 2.57 से ये चला जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ और इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 12.2। कितना आ रहा है? 12.2 आ रहा है। ठीक है, 12.20। तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं थोड़ा सा और यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको लिख लेते हैं कितना? दैट इज 12.20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻³ से इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? 10⁻³ से तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 गया, है ना, 100 गया। इतना तुम ग्राम लिख दो या फिर इतना लिख सकते हो 1220, ये 100 से मल्टीप्लाई, इतना ग्राम एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जो वैल्यू है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है? एक बार चेक कर ले क्या? 200 5 बार में वो कैंसिल हो गया। ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है। एक बार चेक कर लेना तुम, ठीक है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो हमें बच्चा समझकर माफ कर देना। सर बच्चा हो तो सर आप तो चचा हो और अपने आप को बच्चा बोलते हो, ठीक है। तो यही वाला पार्ट आएगा, डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हारे पास इतना कुछ जो है वो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा। इतना ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है तो इतना ग्राम जो है वो हमें क्लियर आंसर देखने को मिलेगा। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अगर तुमने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे और नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर तुम सॉल्यूशन देखना चाहते हो, जो डिफरेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे टॉपिक्स को हम वन शॉट में कवर अप करने वाले हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना।